हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसका कंटेंट वेटेज जो है 15 मार्क्स का है जेके एसएसबी जेई सिविल एग्ज़ाम्स के लिए। और यहाँ पे हम टोटल 60 टॉपिक्स कराएंगे। और अगर आप ये 60 टॉपिक्स सभी अच्छे से करते हैं तो आपकी इस सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो आज हम पार्ट 1 करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक करेंगे और ऐसे ही हम इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद बचेगा हमारा सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स। तो चलिए आज पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, चलो स्टार्ट करते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के टोटल 60 टॉपिक्स। आज हम पहले 15 टॉपिक्स पार्ट 1 में करेंगे। ऐसे ही 4 पार्ट्स आएंगे जिसमें हर 15 टॉपिक्स कवर होंगे और टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्लानिंग और एस्टिमेशन के। टोटल 15 मार्क्स है जीके एसएसबी के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर। इफ़ डी इज़ द कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन दी सेक्शंस देन द प्रिज्मोइडल फार्मूला फॉर वॉल्यूम इज़। देखो क्या कह रहा है, ये मान लो कोई कैनाल की सेक्शन है, ठीक है, और डी हॉरिजेंटल डिस्टेंस है जहाँ पे 2 क्रॉस सेक्शंस हमने लिए हैं A1 A2 A3। टोटल लेंथ है डी। अगर वो जो है कांस्टेंट डिस्टेंस है 2 एरियाज़ के बीच में, सेक्शंस के बीच में, तो प्रिज्मोइडल फार्मूला से वो जो वॉल्यूम निकलता है कैसे निकलता है। देखो प्रिज्मोइडल फार्मूला से वॉल्यूम कैसे निकलता है अर्थवर्क का। इट इज़ इक्वल टू D/3, वे डी इज़ द कॉमन डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रॉस सेक्शंस इनटू फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया। मान लो A1 A2 A3 A4 कोई A10 तक है, तो फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया इंटू 4 इंटू सम ऑफ ऑल इवन एरियाज़, जैसे A2 A4 A6 प्लस 2 इंटू ऑड एरियाज़। तो याद रखिएगा ये प्रिज्मोइडल फार्मूला होता है क्या, D/3 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया 4 इंटू इवन एरियाज़ प्लस 2 इंटू ऑड एरियाज़। इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या टॉपिक्स हैं इसके रिलेटेड वो देखिए। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क निकालने के बाकी फॉर्मूलेज देखो। एक होता है एवरेज डेप्थ मेथड, इसमें वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क कैसे निकाला जाता है, एरिया मिड सेक्शन का मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया मिड सेक्शन का कैसे निकलेगा, फर्स्ट एरिया लास्ट एरिया डिवाइडेड बाय 2। देखो इसमें टोटल लेंथ को एक मिड एरिया से कैलकुलेट करते हैं। ये सिर्फ तब यूज़ होता है अगर हमारे पास 3 एरिया है, फर्स्ट एरिया लास्ट एरिया डिवाइड बाई 2, तो हम मिड एरिया निकाल देंगे मल्टीप्लाई लेंथ। ये तब इस्तेमाल होता है जब बहुत ज़्यादा हमारे पास एरियाज़ ना हो, 2 एरियाज़ हों और स्मॉल वर्क्स के लिए। तो यहाँ पे देखो ये हमारी ट्रापेजोइडल फिगर है और इसका एरिया कैसे निकलता है अगर ट्रापेजोइडल सेक्शन का निकाल लो। सम ऑफ पैरेलल साइड बी प्लस एस डी एम प्लस एस डी एम इंटू हाइट डी एम, तो ये बन जाता है बी डी एम प्लस एस डी एम का स्क्वायर। इसके बाद देखिए एक और फॉर्मूला ट्रेपेजोइडल फार्मूला, इसको मीन सेक्शनल या एंड एरिया मेथड भी कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें वॉल्यूम अर्थवर्क का निकलता है D/2 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 2 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग एरियाज़। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद प्रिज्मोइडल फार्मूला मेथड, अभी हमने ऊपर प्रिज्मोइडल पढ़ा, बट प्रिज्मोइडल फार्मूला मेथड इसी को सिम्पसन्स रूल कहते हैं। अगर सिर्फ 2 सेक्शंस के लिए, मतलब जैसे 2 क्रॉस एरियाज़ हों, तो जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे एवरेज डेप्थ मेथड में कि फर्स्ट जो मिड सेक्शन के एरिया है मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो इसी को अगर थोड़ा मोर एक्यूरेट मेथड से करना हो तो प्रिज्मोइडल फार्मूला मेथड से किया जाता है। तो इसको सिम्पसन्स रूल भी कहते हैं। ये होता है लेंथ अपॉन 6 टोटल लेंथ इंटू फर्स्ट एरिया प्लस 4 टाइम्स मिड सेक्शनल एरिया प्लस A2। और अगर मल्टी एरियाज़ 2 से ज़्यादा हो तो जो हमने ऊपर पढ़ा प्रिज्मोइडल रूल में बिल्कुल वैसे ही होगा। अब इसके अलावा देखो मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट एरियाज ऑफ इरेगुलर फिगर्स। जो हमारी इरेगुलर फिगर्स होती है विच डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप, तो उनका एरिया कैसे निकलता है। देखो यहाँ पर हम सिर्फ 60 क्वेश्चंस नहीं करा रहे, टॉपिक्स करा रहे हैं और उन टॉपिक्स में जितना भी सिलेबस बनता है वो हम कवर करा रहे हैं, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट लगता है। देखो मिड ऑर्डिनेट रूल, एवरेज ऑर्डिनेट, ट्रेपेजोइडल और सिम्पसन, 4 फार्मूलाज हैं जिनसे इरेगुलर फिगर्स का एरिया निकलता है। मिड ऑर्डिनेट रूल में क्या किया जाता है, जैसे फर्स्ट ऑर्डिनेट हमने लिया, सेकंड ऑर्डिनेट, थर्ड ऑर्डिनेट, फोर्थ ऑर्डिनेट, तो इन 2 ऑर्डिनेट का मिड डिवाइडेड बाई 2, मतलब इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 H1। तो ऐसे मिड ऑर्डिनेट्स निकालते हैं, उनको सम किया जाता है, फिर कॉमन डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये होता है मिड ऑर्डिनेट रूल में। एवरेज ऑर्डिनेट रूल में क्या होता है, जितने भी ऑफसेट्स हमने लिए उनका सम किया जाता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स इनटू लेंथ टोटल बेस लाइन की। तीसरा होता है ट्रेपेजोइडल रूल, जो हमने अभी पीछे पढ़ा, जैसे वो क्या था हमारा टोटल D/2, या ऐसे भी कर सकते हैं D इंटू फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2 प्लस सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद सिम्पसन्स रूल्स क्या था, D/3, जिसको प्रिज्मोइडल फार्मूला भी हमने ऊपर पढ़ा। D/3 फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट 4 इंटू इवन ऑर्डिनेट्स प्लस 2 इंटू ऑड ऑर्डिनेट्स। देखो इनके नोट्स बना लो या याद रख लो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर डायरेक्ट कई भी कभार क्वेश्चंस पूछते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एस्टिमेट का। द मेजरमेंट इज़ नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखो जो आरसी छज्जा होता है, मतलब जो विंडोज़ के ऊपर बाहर निकाला जाता है, उसको क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है। डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स को स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। फॉर्म वर्क जो होता है वो भी स्क्वायर मीटर में। कॉन्क्रीट जैफरीज या जेल वर्क जो होता है वो स्क्वायर मीटर में। कॉर्नाइस जो हमारी पैरापिट वॉल होती है छत पे, उसके ऊपर जो रखा जाता है पानी को दूर करने के लिए, रनिंग मीटर में मेजर किया जाता है। फॉर्म वर्क स्क्वायर मीटर में। और किसी भी फॉर्म वर्क को निकालना हो, इट इज़ इक्वल टू पैरीमीटर इनटू स्पैन। याद रखिएगा, ये जो 5-6 पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि किसको किस में मेजर करते हैं, इनमें क्वेश्चन आता है और इनमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन क्यूबिक मीटर में और कौन स्क्वायर मीटर में। तो इसलिए याद रखिए, आप नोट कर दीजिए इस चीज़ को। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम्स में देखा गया है, एसएससी के एग्जाम में, फॉर 1 स्क्वायर मीटर सिंगल ब्रिक फ्लैट सोलिंग कन्वेंशनल साइज द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड इज। कहता है कन्वेंशनल साइज़ की अगर ब्रिक यूज़ करते हैं और 1 मीटर स्क्वायर में हमें सोलिंग करनी है, ब्रिक फ्लैट सोलिंग। देखो दो तरह की सोलिंग होती है, एक एज और एक फ्लैट सोलिंग। तो फ्लैट सोलिंग के बारे में बता रहा है, तो बता रहा है नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगेंगी। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कन्वेंशनल साइज ब्रिक का क्या है। इट इज़ 250 mm बाई 125 mm बाई 75 mm, याद रखिएगा। और मॉड्यूलर साइज़, ठीक है, मॉड्यूलर मतलब विद कॉन्क्रीट, जिसको नॉमिनल साइज़ भी कहते हैं, 200 बाई 100 बाई 100 mm। और स्टैंडर्ड साइज ब्रिक का होता है 190 बाई 90 बाई 90 mm। अब देखो यहाँ पे इसने कहा है कि अगर हम फ्लैट सोलिंग करते हैं कन्वेंशनल साइज ब्रिक से तो कितनी ईंटें लगेंगी। फ्लैट सोलिंग में देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स एक स्क्वायर मीटर में कितनी आएंगी। देखो एरिया कितना है, 1 मीटर बाई 1 मीटर। और जो फ्लैट सोलिंग में हमारी ईंट आएगी 250 mm का फेस इंटू 125 mm का फेस आएगा, मतलब ये लेंथ और मल्टीप्लाई ये। तो यहाँ से 32 नंबर्स आती है, याद रखिएगा डायरेक्टली। और एज सोलिंग में क्या हो जाएगा, 1 मीटर बाई 1 मीटर इंटू 250 mm लेंथ। और इसमें थिकनेस आएगी या हाइट आएगी जो हमारी ब्रिक है 75 mm। तो 75 डिवाइड बाई 1000 0.075 54 ब्रिक्स आती है एज सोलिंग में। इसके अलावा याद रखिएगा जो मॉड्यूलर ब्रिक्स हैं 1 क्यूबिक मीटर में वो 500 लगती हैं। मॉड्यूलर मतलब विद मैसनरी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पर। देखो जितने भी ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेके एसएसबी जेईई सिविल एग्जाम। तो देखो फॉर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ 7.5 सेंटीमीटर थिक लाइम टेरेसिंग इन रूफ विद ब्रिक खोआ सुर्खी लाइम 2:2:7 रेशियो इंक्लूडिंग फिनिशिंग द क्वांटिटी ऑफ सुर्खी रिक्वायर्ड इज। कह रहा है कि 1 स्क्वायर मीटर हमें लाइम टेरेसिंग करनी है छत पर, जो मोटी कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। इसमें ब्रिक खोआ सुर्खी और लाइम 2 और 7 रेशो में लगेंगे। तो इसमें सुर्खी की जो मात्रा है वो कितनी होगी। देखो सुर्खी की मात्रा निकलेगी कैसे, सुर्खी का प्रोपोर्शन क्या है 2, प्रोपोर्शन ऑफ सुर्खी डिवाइड बाय सम ऑफ प्रोपोर्शन इनटू वेट वॉल्यूम। तो देखो हमारे पास 1 स्क्वायर मीटर है और 7.5 सेंटीमीटर थिक है वो। तो यहाँ पे सुर्खी का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा 2 और सम ऑफ प्रोपोर्शन 7, 2, 9, 2, 11 और 1 स्क्वायर मीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1000। तो यहाँ से इसका जो है हमारा क्या आ जाएगा, इसका वेट वॉल्यूम 0.0136 क्यूबिक मीटर। तो इस वॉल्यूम को 33% हम इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि ड्राई वॉल्यूम मिलेगा। तो 1.33 इंटू 0.0136 0.019 क्यूबिक मीटर हमारा सुर्खी का वॉल्यूम लगेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपकी स्क्रीन पर। इन स्ट्रेट लाइन मेथड द एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। स्ट्रेट लाइन मेथड, देखो डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड है। तो जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें डेप्रिसिएशन किसके बराबर होता है। देखो डेप्रिसिएशन होता है क्या है, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी है तो सालाना उस प्रॉपर्टी की वैल्यू में गिरावट आती है, तो अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में 1 साल की डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है, ओरिजिनल कॉस्ट प्रॉपर्टी की क्या थी या कोई भी बिल्डिंग है माइनस सैल्वेज वैल्यू। ओरिजिनल कॉस्ट मान लो कोई प्रॉपर्टी है या बिल्डिंग है वो बनी 20 लाख में, और सैल्वेज वैल्यू होती है बिल्डिंग की यूजफुल पीरियड के बाद। अगर बिल्डिंग को बेच दिया जाए या किसी भी प्रॉपर्टी को, तो जो अमाउंट ऑफ मनी एक्सपेक्टेड टू गेट होता है कि वो हमें मिलेगा, उसको कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। एक होती है स्क्रैप वैल्यू, डिसमेंटल करने के बाद जो वैल्यू मिले, डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स, याद रखिएगा। देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपके क्लियर कराता हूँ। सबसे पहले वैल्यूएशन क्या हुआ,
प्रोसेस आर आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब वैल्यूएशन क्या होता है कि हम स्टडी करते हैं ताकि किसी प्रेजेंट वैल्यू किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की निकाली जाए, जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है उसकी प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड किया जाए। देखो टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, ये जो वैल्यूएशन में वैल्यूज़ है वो कितने तरह की होती है। मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, डिस्ट्रेस वैल्यू, मोनोपोली वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, स्पेक्यूलेटिव वैल्यू। ये जो 6-7 वैल्यूज़ हैं इनमें से एक क्वेश्चन आता ज़रूर है। मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि मार्केट में रेट इस चीज़ का मिलेगा। मान लो आपके पास कोई बाइक है या गाड़ी है, आप उसको बेचना चाहते हैं, जो एक्सपेक्टेड रेट है कि मार्केट में किसी से भी मिल जाएगा, डैट इज़ मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू होता है किसी भी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है या कॉस्ट है एज़ पर रिकॉर्ड। डिस्ट्रेस वैल्यू होता है कि मान लो आपको पैसे की ज़रूरत है और आप अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको बेच रहे हो, जितना मिलना चाहिए था उससे कम मिल रहा है, लोअर प्राइस देन दैट ऑफ एन मार्केट प्राइस, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रेस। मोनोपोली वैल्यू क्या होता है, देखो किसी एरिया में डेवलपमेंट हो जाती है या कहीं पे बहुत ज़्यादा कमरे किराए पे लगते हैं, तो कई बार जो ऑनर होते हैं वो अपने हिसाब से रेट फिक्स करते हैं, तो डैट इज़ मोनोपोली वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू आफ्टर बीइंग डिसमेंटल, एंड सैल्वेज उसके यूटिलिटी पीरियड के एंड पर विदाउट बीइंग डिसमेंटल। और स्पेक्यूलेटिव वैल्यू क्या होता है, आप किसी प्रॉपर्टी को ये सोच के खरीदो ताकि बाद में जब उसकी वैल्यू बढ़ जाए या रेट बढ़ जाए तब आप बेचो, डैट इज़ स्पेक्यूलेटिव वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, समझिए अच्छे से। इसका डेप्रिसिएशन क्या होता है, मैंने आपको बताया, ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट वियर एंड टीयर एंड डिके एट्सेट्रा। मतलब उसके प्राइस में या वैल्यू में गिरावट आना, क्योंकि वो धीरे धीरे अपनी जो कहते हैं ना कि वैल्यू है या प्राइस है वो खोता है कांस्टेंट वियर टीयर और डीके की वजह से। फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड विद स्टैंडर्ड मटेरियल द यूटिलिटी पीरियड इज टेकन एज 80 ईयर्स। अगर बिल्डिंग को स्टैंडर्ड मटेरियल से बनाया जाए तो उसका यूटिलिटी पीरियड 80 साल तक लिया जाता है, याद रखिएगा। अब देखो मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। एक होता है सिंकिंग फंड डेप्रिसिएशन मेथड। मतलब डेप्रिसिएशन के 4 मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, सिंकिंग फंड डेप्रिसिएशन मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, क्वांटिटी सर्विंग मेथड। सिंकिंग फंड डेप्रिसिएशन मेथड में क्या होता है, देखो सिंकिंग फंड क्या होता है, ऑनर हर साल कुछ पैसा बैंक में जमा करता है ताकि जब उसकी प्रॉपर्टी की जो यूटिलिटी पीरियड है वो ख़त्म हो जाए, उसके पास पैसा हो ताकि वो रिकॉन्स्ट्रक्ट कर सके अपनी प्रॉपर्टी को, तो उसको कहते हैं सिंकिंग फंड। ये जनरली जो एक्चुअल कॉस्ट है उसके 90% तक मतलब जमा की जाती है। तो हर साल जितनी सिंकिंग फंड जमा होगी उतनी ही डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की होगी, वो माना जाता है सिंकिंग फंड डेप्रिसिएशन मेथड में। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में क्या माना जाता है, एक डेप्रिसिएशन रेट फिक्स किया जाता है, उसको बुक वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है, वो डेप्रिसिएशन होती है। और क्वांटिटी सर्विंग मेथड में हर चीज़ को प्रॉपर्ली स्टडी किया जाता है, उसके बाद डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है। देखो ये जितने भी टॉपिक्स हैं, वीडियो है थोड़ी सी लंबी ज़रूर बनेगी, बट अगर आप कंप्लीट करते हो इन 60 टॉपिक्स को तो यकीन मानिए एस्टिमेशन और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर लगेगा, वीडियोस लेंथी होंगी, थोड़ी लंबी होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपकी स्क्रीन पर। फॉर 15 mm थिक सीमेंट प्लास्टरिंग 1:6 100 स्क्वायर मीटर ऑन न्यू ब्रिक वर्क, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इज़। कह रहा है 15 mm थिक सीमेंट प्लास्टर लग रहा है 1/6 रेशियो में 100 स्क्वायर मीटर ब्रिक वर्क पे, तो वहाँ पे सीमेंट की मात्रा कितनी लगेगी। सबसे पहले वॉल्यूम प्लास्टर का क्या होगा, कितना एरिया और कितना मोटा प्लास्टर लग रहा है, 100 स्क्वायर मीटर में लग रहा है, और 15 mm 15 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर में 0.015, तो 1.5 क्यूबिक मीटर, दिस इज़ दी वेट वॉल्यूम। अब 20% इसको इंक्रीज़ किया जाता है ताकि जो हमारे ब्रिक वर्क्स के जॉइंट्स हैं उनमें जो डिप्रेशंस हैं उनकी फिलिंग के लिए, तो बाई इंक्रीजिंग 20% 1.5 इट विल बिकम 1.8। अब 25% इसको इंक्रीज़ किया जाता है ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, तो इसका 25% बढ़ा दोगे 1.25 इंटू 1.8 2.25, तो सीमेंट का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम इंटू सीमेंट प्रोपोर्शन 1 डिवाइडेड बाई 6 + 1 7, तो 0.32 क्यूबिक मीटर। अब यहाँ से अगर केजी में निकालना हो तो 0.32 इंटू सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440 kg डिवाइडेड बाई 50 नंबर ऑफ बैग्स आ जाते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करता हूँ। देखो अगर हमारा प्लास्टर 12 mm या 6 mm का हो, ठीक है, ये 12 mm से ऊपर के लिए बता दिया, अगर 12 mm या 6 mm का हो उसमें 30% डिप्रेशंस फिलिंग्स के लिए लिया जाता है एंड 25% वेट वॉल्यूम
को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए, और 10% कई बार वेस्टेज के लिए एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है। इसके अलावा देखो फ्लोरिंग में 10% इज इंक्रीज इन वेट वॉल्यूम फॉर अनइवननेस ऑफ बेस कंक्रीट। जितना वॉल्यूम आता है उसका 10% ऐसे ही बढ़ाया जाता है ताकि जो अनइवननेस है उसके लिए भी भरपाई हो। इसके अलावा ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए वेट वॉल्यूम को 50 से 55% बढ़ाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीसीसी या आरसीसी के वर्क में वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम कन्वर्ट करने के लिए वेट वॉल्यूम को 50 से 55% बढ़ाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपकी स्क्रीन पर, द आइटम ऑफ वर्क नॉट इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। मतलब किस वर्क को प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में कवर या कंसिडर नहीं किया जाता। देखो वॉल थिकनेस जो है इट इज़ इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, रूम एरिया इट इज़ इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, वरांडा को भी कैलकुलेट किया जाता है, कारपेट एरिया जो यूजेबल एरिया होता है जिसमें वॉल्स के नीचे वाला एरिया नहीं आता, ये भी कंसिडर किया जाता है, बट जो कोर्टयार्ड एरिया है इसको कंसिडर नहीं करते हैं। देखो प्लिंथ एरिया में क्या चीज़ आती है नहीं आती है, इसमें एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो याद रखिए कि प्लिंथ एरिया किन चीज़ों में नहीं आता। जो प्लिंथ ऑफसेट्स होते हैं हमारी वॉल्स के बाहर वाली साइड, वो भी कंसिडर नहीं होता। कोर्टयार्ड एरिया प्लिंथ एरिया में नहीं आता, ओपन एरिया नहीं आता, बालकनीज नहीं आती, और कैंटिलीवर प्रोजेक्शंस जैसे छज्जा प्रोजेक्शंस ओवर द विंडोज़ या डोर्स या छत के कैंटिलीवर प्रोजेक्शन बाहर निकलते हैं, वो भी प्लिंथ एरिया में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एन एस्टिमेट इज़ प्रोबेबल कॉस्ट अराइव्ड एट बिफोर कंस्ट्रक्शन, याद रखिएगा। इसके अलावा क्वांटिटी वुड की फॉर द शटर ऑफ डोर्स एंड विंडोज इज कैलकुलेटेड इन स्क्वायर मीटर। ठीक है, जो शटर होते हैं दरवाजे के या खिड़कियों के जो खुलते हैं हमारे, वो स्क्वायर मीटर में चलते हैं, और जो चौकाठी होती है जिसको हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं चौकाठ को, ये क्या सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, उसको मेजर किया जाता है क्यूबिक मीटर में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन केस ऑफ स्टील रोलिंग शटर्स फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया द प्लेन एरिया इज मल्टीप्लाइड बाई। देखो जो दुकानें देखी होंगी आपने उनमें एक स्टील रोलिंग शटर लगता है, उसके ऊपर अगर पेंट करना है तो हम वो प्लेन एरिया नहीं होता, वो थोड़ा बहुत कोरिगेटेड होता है, तो उस प्लेन एरिया से कितना एक्स्ट्रा पेंटेड एरिया लिया जाता है, तो 10% एक्स्ट्रा माना जाता है उन कोरिगेटेड शीट्स के लिए, तो 1.1 से मल्टीप्लाई किया जाता है प्लेन एरिया को। इसके अलावा याद रखिए कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट्स जो हमारे छत पे डलती हैं उनमें 20% एक्स्ट्रा एरिया माना जाता है प्लेन एरिया से, और सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट्स में 10% और कोरुगेटेड स्टील शीट्स में 14%, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपकी स्क्रीन पर, और गाइज आज हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करते हैं। चलो एक और पार्ट 5 में हम टोटल कवर करा देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। इन द एस्टिमेशन ऑफ प्लास्टरिंग सरफेस द डिडक्शन और नॉट मेड फॉर। देखो प्लास्टरिंग सरफेस के लिए किस चीज़ के लिए डिडक्शन नहीं की जाती, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हर एग्ज़ाम में देख लीजिए, किसी भी स्टेट में जो जेईई का एग्ज़ाम आता है उसमें से इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन ज़रूर दिखने को मिलता है। अगर किसी ओपनिंग के एरिया 0.5 स्क्वायर मीटर से कम है तो उसमें कोई डिडक्शन नहीं की जाती, मतलब हम मानेंगे कि उस एरिया में भी प्लास्टर होगा। देखो याद रखिएगा, एक तो जो बीम्स के एंड्स होते हैं, जो पोस्ट राफ्टर के एंड होते हैं, उनके लिए डिडक्शन नहीं होती। उसके अलावा 0.5 स्क्वायर मीटर से कम एरिया के लिए नहीं होती। इसके अलावा अगर कभी ओपनिंग 0.5 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हो और 3 स्क्वायर मीटर से कम हो तो डिडक्शन सिर्फ एक ही साइड की जाती है, याद रखिएगा। और अगर किसी ओपनिंग का साइज़ 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो दोनों तरफ प्लास्टर वर्क के लिए डिडक्शन की जाती है। तो ये पहले 10 क्वेश्चन थे जो हमने पार्ट 1 में किए। ऐसे ही टोटल 60 क्वेश्चन जिसमें एस्टिमेशन और हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। इसके बाद लास्ट सब्जेक्ट रहेगा हमारा सॉइल मैकेनिक्स। तो गाइज़ देखो बहुत ज़्यादा सिलेबस में कवर करा रहा हूँ सीक्वेंटल मैनर में, ताकि आपको हेल्प हो जाएगी, शॉर्ट टाइम में आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो इन वीडियोज़ को देखिए, नोट्स बनाइए और तैयारी कीजिए। तो पार्ट 2 में मिलते हैं जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 से 25 तक करेंगे।